हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1। तो दोस्तों, एक्ट 4 सीन 1 अदालत का है। अदालत में एंटोनियो, ड्यूक, बसानियो, सलेरियो, ग्रशैनियो और बाकी सब लोग होते हैं। तो ड्यूक पूछता है कि एंटोनियो कहाँ पर है। एंटोनियो जवाब देता है, यस सर, मैं यहीं पर हूँ और मैं तैयार हूँ। ड्यूक कहता है कि मुझे तुम्हारा केस पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ है। पहली बार मैं इस तरह का केस देख रहा हूँ। बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान इतना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। एंटोनियो कहता है, सर मुझे पता है कि आपने बड़ी कोशिश की है शाइलॉक को समझाने की। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब शाइलॉक मान ही नहीं रहा तो क्या करे। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं हर फैसले के लिए तैयार हूँ। ड्यूक ऑर्डर देता है कि जाओ और उस यहूदी को लेकर आओ। शाइलॉक अदालत में नहीं होता है तो ड्यूक शाइलॉक को बुलवाने का ऑर्डर देता है। सलेरियो कहता है, सर शाइलॉक यहीं पर है, अदालत के गेट पर ही खड़ा है बाहर। ये देखिए आ गया। और फिर शाइलॉक की एंट्री हो जाती है। ड्यूक एक बार फिर शाइलॉक से रिक्वेस्ट करता है। ड्यूक कहता है कि अदालत के सब लोग और मैं खुद तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम एंटोनियो को माफ़ कर दोगे। मुझे पता है कि तुम एंटोनियो का फ्लैश नहीं निकालोगे, बल्कि जो पैसे तुमने एंटोनियो को उधार दिए थे उस पैसे की भी थोड़ी बहुत परसेंटेज तुम माफ़ कर दोगे। जो पैसा तुमने उधार दिया है ना एंटोनियो को, उसमें से भी तुम थोड़ा पैसा माफ़ कर दोगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी जुल्म नहीं होगा और जेंटलनेस और लव की एक मिसाल बनोगे तुम। एंटोनियो का ऐसे ही इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, उसके पानी के जहाज़ डूब गए हैं। थोड़ी तो दया दिखाओ। इसके ऊपर एंटोनियो को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि बड़े से बड़ा मर्चेंट को भी इतना बड़ा नुकसान सहने में भी दिक्कत होगी। बड़े से बड़ा अमीर इंसान भी क्यों ना हो, इतना बड़ा नुकसान देखकर घबरा जाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए हम सब तुमसे एक जेंटल आंसर की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी बात पर दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए कि एंटोनियो ने शाइलॉक से कितने पैसे उधार लिए थे। जल्दी कमेंट कीजिए, आपका हर एक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं पर्सनली हर एक कमेंट पर अपना एक कमेंट दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि एंटोनियो ने शाइलॉक से कितने पैसे लेंड लिए थे, कितने पैसे उधार लिए थे। तो आगे बढ़ते हुए शाइलॉक कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी क्या इंटेंशन है और मैंने सबात को कसम खाई थी कि जो पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पेंडिंग है, मतलब जो फ्लैश मुझे लेना है वही मैं लेकर रहूँगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्लैश लिखा हुआ है वही लूँगा। मैंने सबात को कसम खाई थी। दोस्तों, सबात एक होली डे होता है। यहूदी धर्म में बाकी दिनों से अच्छा माना जाता है। जैसे मुस्लिम में जुमा को माना जाता है, क्रिश्चियंस में संडे को माना जाता है, तो उसी तरह ज्यूज़ में फ्राइडे की शाम से लेकर सैटरडे की शाम तक अच्छा माना जाता है और उसी को सबात बोला जाता है। तो कुल मिला के सबात एक सैटरडे को बोल सकते हैं। तो शाइलॉक कहता है, मैंने सबात को कसम खाई थी कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एंटोनियो का फ्लैश मैं लेकर रहूँगा और अगर कानून के हिसाब से नहीं चलते तो आप ये बता रहे हो कि आप कानून के हिसाब से नहीं चल सकते। तो अब आप मुझसे ये पूछिएगा कि मैं पैसे के बदले में ये सड़ा गला मांस क्यों लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे ये सड़ा गला मांस ही चाहिए। दोस्तों, शाइलॉक एक एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर मेरे घर में चूहा है और वो मुझे परेशान कर रहा है और मैं उस चूहे को मारने के लिए 10,000 डुकेट्स खर्च कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी, तो बस मुझे इसका फ्लैश चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये मेरी मर्ज़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोस्टेड पिग बहुत पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मासूम पालतू जानवर बिल्ली को भी देखकर पागल हो जाते हैं।
हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है, हर इंसान अलग अलग होता है। तो अब मैं कोई आंसर नहीं दूंगा इस बात का कि मैं क्यों एंटोनियो का फ्लैश निकालना चाहता हूँ, पैसे क्यों नहीं लेना चाहता। मेरी यही पसंद है, मेरी यही मर्ज़ी है, मैं इसी तरह का इंसान हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती है। मैं एंटोनियो से नफ़रत करता हूँ। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बसानियो कहता है, ये क्या बात हुई, ये कोई आंसर हुआ? तुम एक बेरहम इंसान हो शाइलॉक, और इस तरह के बेहुदा जवाब से तुम किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते हो। शाइलॉक कहता है, मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो तुम्हें पसंद आ जाए। मतलब मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलने वाली जिसे तुम पसंद करो। मैं एंटोनियो को नहीं छोड़ने वाला। बसानियो कहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या इंसान हर वो चीज़ को मार देता है जो उसे पसंद नहीं? चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसे जान से मार दोगे। शाइलॉक कहता है, क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो किसी चीज़ से नफ़रत करता हो लेकिन उसे मारना नहीं चाहता हो? बसानियो कहता है, हेट और डिसलाइक में बहुत फ़र्क है शाइलॉक। शाइलॉक कहता है, क्या बात कर रहे हो? क्या तुम एक ही सांप से 2 बार कटवा सकते हो? एंटोनियो कहता है, बसानियो चुप हो जाओ। इस यहूदी के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इससे बहस मत करो। इस यहूदी से बहस करने से बेहतर है कि तुम एक समुंदर के किनारे चले जाओ और समंदर से कहो कि वो श्रिंक होकर छोटा हो जाए, या फिर तुम किसी भेड़िए के पास जाओ और उससे पूछो कि तुमने लैम्ब को क्यों मारा था, या फिर तुम पहाड़ों पर जाओ और पाइन के ट्रीज से कहो, मतलब जो होते हैं ना चीड़ के पेड़, तो पाइन ट्रीज से कहो कि वो आंधी के वजह से पत्ते झाड़ना बंद कर दें। बेहतर होगा कि तुम ऐसा काम करो जो नामुमकिन होगा, लेकिन इस यहूदी के पत्थर के दिल को नरम करने की कोशिश मत करो। कोई फ़ायदा नहीं है इससे बात करके, करने दो इसे जो करना है। मुझे इसकी सज़ा लेने दो और इस यहूदी को उसकी पेनल्टी। बसानियो कहता है, देखो हमें 3000 डुकेट्स देने थे, लेकिन मैं तुम्हें 6000 डुकेट्स देता हूँ, डबल पैसा देता हूँ तुम्हें। शाइलॉक कहता है, अरे छोड़ो, तुम अगर मुझे 6 गुना पैसा भी दोगे ना तब भी मैं नहीं मारूंगा। चाहे कितना ही पैसा दे दो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एंटोनियो का फ्लैश ही चाहिए। ड्यूक कहता है, शाइलॉक तुम अगर दूसरों के ऊपर रहम नहीं दिखाओगे तो फिर कोई और तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करेगा? शाइलॉक कहता है कि मैं क्यों रहम के बारे में सोचूं जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। और तुम्हारे जो गुलाम होते हैं, तुम क्रिश्चियंस के जो गुलाम होते हैं, उनके साथ तुम इतना बुरा बिहेव करते हो, उन्हें इंसान नहीं समझते हो, उन्हें डोंकी या डॉग समझते हो, तब तुम्हारा रहम कहाँ जाता है? इतना काम करवाते हो उनसे जैसे मानो वो जानवर हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि उन गुलामों को आज़ाद कर दो तो तुम क्या कर दोगे? अगर मैं कहूँ कि तुम उन्हें वही खाना खिलाओ जो तुम खाते हो, उन्हें वही बिस्तर पर सुलाओ जिस पर तुम सोते हो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे। मुझसे तो तुम मर्सी मांग रहे हो, लेकिन तब मर्सी कहाँ चली जाती है जब बात तुम्हारे स्लेव्स की होती है। एंटोनियो का फ्लैश बहुत महंगा है, उसका 1 पाउंड फ्लैश मेरा है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। और अगर तुमने मुझे मना किया तो वेनिस शहर के लोगों का तुम्हारे कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इंसाफ का। ड्यूक कहता है, मेरे पास अथॉरिटी है इस कोर्ट को डिसमिस करने का जब तक बेलारियो नहीं आ जाता। बेलारियो लीगल एक्सपर्ट है और मैंने अभी उसे बाहर भेज रखा है एज अ जज। तो जब बेलारियो आएगा तभी तुम्हारा केस शुरू होगा, क्योंकि केस लड़ने के लिए लॉयर चाहिए होता है, लेकिन लॉयर तो नहीं है, लॉयर तो बेलारियो है। तो जब तक बेलारियो नहीं आ जाता तब तक केस नहीं लड़ा जाएगा। सलेरियो कहता है, माय लॉर्ड, एक मैसेंजर बाहर खड़ा है, उसके पास बेलारियो का एक लेटर भी है और वो मैसेंजर पैजुआ से आया है। ड्यूक कहता है, ठीक है, जाओ उसे अंदर लेकर आओ और मुझे लेटर दिखाओ। बसानियो एंटोनियो से कहता है कि तुम घबराओ मत,
तुम्हारे जिस्म से एक खून के कतरा निकलने से पहले मैं ये उस यहूदी को अपना ब्लड, अपने बोन्स और अपना सब कुछ दे दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। एंटोनियो, फिक्र मत करो। एंटोनियो कहता है कि मैं भेड़ के झुंड में एक बीमार भेड़ की तरह हूँ। मेरा कोई काम नहीं है। अब दुनिया में मैं बेकार हो चुका हूँ और अब मैं मौत ही डिज़र्व करता हूँ। और वैसे भी सबसे कमज़ोर फल सबसे पहले ज़मीन पर गिरता है। तो मुझे गिरने दो और मुझे मरने दो। बसानियो, सबसे अच्छा ये होगा कि तुम ज़िंदा रहो, खुश रहो और मेरी कब्र के लिए एपिटाफ लिखो। दोस्तों, एपिटाफ कुछ इस तरह का होता है और मरने वालों की याद में लिखा जाता है। तो एंटोनियो कहता है कि तुम ज़िंदा रहो और मेरे लिए एपिटाफ लिखना। दोस्तों, इसी दौरान वहाँ नेरिसा आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि नेरिसा अपने आप को डिस्गाइज कर ली है और वो एक लॉयर की क्लर्क बनकर आई है। नेरिसा को कोई नहीं पहचान पाता है। ड्यूक कहता है कि आप पेजवा से आई हो, बेलारियो ने आपको भेजा है। नेरिसा कहती है, जी सर, मैं पेजवा से आई हूँ और मुझे बेलारियो ने भेजा है। और फिर नेरिसा ड्यूक को एक लेटर देती है। इसी दौरान शाइलॉक अपनी छुरी को तेज़ कर रहा होता है, छुरी में धार लगा रहा होता है। बसानियो कहता है, क्या कर रहे हो शाइलॉक अपनी छुरी से? शाइलॉक कहता है कि मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लेश निकालना है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रसानियो कहता है कि तुम छुरी को अपने जूते के ऊपर तेज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हमारे आत्मा के ऊपर अपनी छुरी को तेज़ कर रहे हो। मतलब कहना चाह रहा है कि तुम्हारा छुरी तेज़ करना हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मैंने तुम्हारे तरह पत्थर दिल इंसान आज तक नहीं देखा। क्या तुम्हारे कानों में कोई प्रेयर नहीं पहुंचती है कि तुम इतना गिरे हुए इंसान हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल ही नहीं है? शाइलॉक कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ग्रसानियो कहता है कि तुम एक डॉग की तरह हो, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जानवर के अंदर भी फीलिंग्स होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। एक इंसान होकर दूसरे इंसान को मारने जा रहे हो तुमसे कह रहा हूँ कि पैसा ले लो, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है। शाइलॉक कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, तुम्हें गाली देना है तुम उतना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना 1 पाउंड फ्लेश लेकर ही रहूँगा। दोस्तों, नेरिसा ने जो लेटर दिया था ना ड्यूक को, ड्यूक उस लेटर को पढ़ रहा होता है। तो ड्यूक कहता है नेरिसा से कि लेटर में लिखा है कि एक यंग लॉयर आएगा। कहाँ है वो लॉयर? नेरिसा कहती है, यहीं पर है, बाहर खड़ा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे अंदर बुलाऊं? ड्यूक कहता है, हाँ इजाज़त है, बुलाओ, जाओ 3-4 लोग जाओ और उसे लेकर आओ। दोस्तों, अब बेलारियो का लेटर पढ़ा जाएगा कोर्ट में। बेलारियो खुद नहीं आया क्योंकि पोर्शिया ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो खुद आना चाहती थी कोर्ट में ताकि वो एंटोनियो को बचा सके। तो अब बेलारियो का लेटर एक क्लर्क पढ़ रहा है, लेटर पढ़कर सबको सुना रहा है। लेटर में लिखा होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे अदालत में केस लड़ने आना था, लेकिन अब मैं खुद नहीं आ सकता। लेकिन एक रोम का लॉयर है बाल्थाज़र, वो मेरी जगह आएगा। बाल्थाज़र के रूप में कोई और नहीं, पोर्शिया है। पोर्शिया एक लॉयर बन गई है और उसने अपना नाम बाल्थाज़र रख लिया है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि पोर्शिया का जो सर्वेंट था ना, उसका नाम भी बाल्थाज़र ही था। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो लेटर में लिखा हुआ होता है, बाल्थाज़र आएगा मेरी जगह पर। बेलारियो कहता है कि मैंने बाल्थाज़र को पूरा केस समझा दिया है अच्छे से और इसे बहुत अच्छी नॉलेज है और बाल्थाज़र से अच्छा मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता था। मतलब बाल्थाज़र बहुत अच्छा लॉयर है। अच्छा, बाल्थाज़र की उम्र कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसका नॉलेज कम है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है इसकी। तो मेरी जगह बाल्थाज़र केस लड़ेगा। ड्यूक कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और इसी दौरान वहाँ पोर्शिया आ जाती है, लॉयर की ड्रेस पहनी हुई होती है। पोर्शिया को कोई पहचान नहीं पाता है और ड्यूक पोर्शिया का वेलकम करता है। ड्यूक कहता है कि आप अपने जगह आइए, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ पता होगा कि क्या चल रहा है कोर्ट में। पोर्शिया बाल्थाज़र के रूप में कहती है, जी
मुझे थोड़ा बहुत पता है इस केस के बारे में। मुझे बताइए कि मर्चेंट कौन है और यहूदी कौन है। ड्यूक कहता है कि यही दोनों है जो आपके सामने खड़े हैं। पोर्शिया कहती है कि आपका नाम शाइलॉक है। शाइलॉक कहते हैं हाँ, मेरा नाम शाइलॉक है। पोर्शिया कहती है कि तुम्हारा केस तो बड़ा अजीब है। मैंने कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड और अजीब केस नहीं देखा है। चलो मुझे बताओ कि क्या तुम अपने बात पर टिके हुए हो? अब भी तुम्हें एंटोनियो का फ्लैश चाहिए? पोर्शिया पूछती है एंटोनियो से कि क्या आप इस बॉन्ड को मानते हो? एंटोनियो कहता है कि जी, मैं मानता हूँ। पोर्शिया कहती है कि फिर तो इस यहूदी को तुम पर मर्सी दिखाना चाहिए। शाइलॉक कहता है कि क्यों दिखाऊं मैं मर्सी? पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से कि मर्सी दिखाओ, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनो। मर्सी देने वाला भी और मर्सी लेने वाला भी दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हें पता है शाइलॉक कि एक राजा सिर्फ तलवार रखने से या स्कल्पचर रखने से या फिर अपने सर पर ताज पहनने से नहीं होता है, बल्कि एक राजा राजा तब बनता है जब वो अपने प्रजा पर मर्सी दिखाता है। दोस्तों, स्कल्पचर की पिक्चर आपके स्क्रीन पर आती होगी। इसको स्कल्पचर कहते हैं और ये राजा के पास होती है। तो कहती है कि सिर्फ स्कल्पचर रखने से कोई राजा नहीं बनता है। राजा बनने के लिए आपको मर्सीफुल बनना पड़ता है। अरे भाई, अगर महान बनना है तो मर्सी दिखानी पड़ेगी। मर्सीफुल सिर्फ वही हो सकता है जिससे गॉड ब्लेस करता है। हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मर्सी दिखाओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। भूल जाओ इस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है। शाइलॉक कहता है आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक नहीं सुनूंगा किसी की। मुझे तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। पोर्शिया पूछती है कि क्या तुमने इसे पैसे वैसे नहीं दिए क्या ये पैसे लेकर नहीं मान रहा है? बसानियो कहता है कि हमने तो बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये समझता ही नहीं है। बहुत पैसे भी ऑफ़र किए हैं हमने, डबल नहीं 10 गुना पैसे देने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि गारंटी में मेरा सर, पैर, हाथ, दिल सब कुछ रख लो, लेकिन एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन ये मानता ही नहीं है। कैसे समझाए इसे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वकील साहब कि आप प्लीज़ इस बॉन्ड को होने मत देना। आप अपने पावर से इस बॉन्ड को इनवैलिड कर दो। पोर्शिया कहती है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है और वेनिस में किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि कोई इस बॉन्ड को रद्द कर सके। कानून है तो कानून को तो माना ही जाएगा। किसी में इतनी पावर नहीं है कि कोई इस बॉन्ड को रद्द कर सके। शाइलॉक ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि कितनी समझदार बात की है, कितना समझदार इंसान है। पोर्शिया कहती है कि कोई मुझे एक बार बॉन्ड तो दिखाओ, ज़रा मैं भी देखूं कि आखिर बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है। शाइलॉक कहता है हाँ हाँ, ये लीजिए देखिए। पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक, इस बॉन्ड में लिखे हुए पैसे से तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसा ऑफ़र किया जा रहा है। शाइलॉक कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं एंटोनियो का फ्लैश लेकर ही रहूँगा, चाहे तुम मुझे पूरा वेनिस शहर ही क्यों ना दे दो, मैं तो एंटोनियो का फ्लैश लेकर ही रहूँगा। पोर्शिया कहती है कि कानून के तहत ये यहूदी एंटोनियो के दिल के पास का फ्लैश निकाल सकता है, मतलब एंटोनियो को जान से मार सकता है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। पोर्शिया फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से कि मर्सीफुल हो जाओ, 3 गुना ज़्यादा पैसा ले लो और मैं इस बॉन्ड को फाड़ कर फेंक देता हूँ। अभी ख़त्म करो इस बात को। शाइलॉक कहता है बिल्कुल नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, मुझे तो इंसाफ चाहिए। एंटोनियो कहता है कि मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाइलॉक को जो इंसाफ चाहिए वो उसे दे दिया जाए। पोर्शिया कहती है अच्छा, चलो शाइलॉक, अपनी छुरी तैयार रखो फ्लैश काटने के लिए। शाइलॉक कहता है वाह, कितने अच्छे आदमी हो तुम। मैं आपको फिर बता दूं कि पोर्शिया डिस्गाइज्ड है एक लॉयर के रूप में। तो पोर्शिया कहती है बॉन्ड में जैसा लिखा हुआ है एंटोनियो का फ्लैश वैसे ही लिया जाएगा। शाइलॉक कहता है कि तुम अपने उम्र से कई गुना ज़्यादा समझदार हो। वाह, बहुत समझदार हो। पोर्शिया कहती है चलो एंटोनियो, अपना चेस्ट दिखाओ, अपना कपड़ा हटाओ चेस्ट के ऊपर से, शाइलॉक को फ्लैश निकालना है।
शाइलॉक कहता है हाँ हाँ, चेस्ट पर से ही फ्लैश निकालूंगा मैं तो। शाइलॉक चेस्ट के पास से निकालना चाहता है ताकि एंटोनियो ज़िंदा ना बचे। तो पोर्शिया कहती है कि तुम्हारे पास कोई तराजू है वेट नापने के लिए? शाइलॉक कहता है बॉन्ड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? तराजू भी चाहिए क्या? पोर्शिया कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ बॉन्ड में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए तुम्हारे पास वेट नापने के लिए। शाइलॉक कहता है कि बॉन्ड में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। पोर्शिया एंटोनियो से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? एंटोनियो कहता है कि मैं तैयार हूँ। बसानियो तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। बसानियो तुम उदास मत होना कि तुम्हारे वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। और ठीक है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मेरे सारे जहाज़ डूब चुके हैं, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब जी कर क्या करूँगा। दोस्तों, इसके बाद कुछ इमोशनल डायलॉग्स हैं। तो फाइनली पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक तुम बॉन्ड के अकॉर्डिंग 1 पाउंड फ्लैश निकाल लो। शाइलॉक कहता है ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। पोर्शिया कहती है कि तुम एंटोनियो के चेस्ट पर से ले सकते हो फ्लैश, कोर्ट इसकी इजाज़त देता है तुम्हें। शाइलॉक कहता है हाँ हाँ, बहुत समझदार हो तुम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ एंटोनियो का फ्लैश निकालने के लिए। पोर्शिया कहती है ठीक है, ले लो फ्लैश, लेकिन बॉन्ड में सिर्फ फ्लैश लिखा हुआ है, ब्लड नहीं। तुम फ्लैश निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लड नहीं निकलना चाहिए। जहाँ से काटना है काटो, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ब्लड तो बॉन्ड में लिखा हुआ ही नहीं है। और अगर तुमने ब्लड निकाला एक क्रिश्चियन की, तो कानून तुम्हें सज़ा देगी, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। ग्रेशेनो ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है वाह वाह वाह, क्या लॉयर है, मज़ा आ गया। शाइलॉक ये बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है क्या ये कानून है? पोर्शिया कहती है हाँ, देख लो बॉन्ड में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम एंटोनियो का ब्लड निकालोगे। फ्लैश तो लिखा हुआ है, 1 पाउंड फ्लैश निकालोगे, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम ब्लड भी निकालोगे। अच्छे से देखो, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए तुम्हें। ग्रिशानियो खुश हो जाता है ये बातें सुनकर और पोर्शिया की तारीफ़ें करने लगता है। अब शाइलॉक समझ जाता है कि वो फंस चुका है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफ़र मानता हूँ। तुमने जो मुझे ऑफ़र किया था ना 3 गुना पैसे का, उसको मैं ले लेता हूँ। 3 गुना पैसे दे दो मुझे और बात को ख़त्म करो। एंटोनियो को जाने देता हूँ मैं। बसानियो कहता है ठीक है, ये लो तुम्हारा पैसा। पोर्शिया कहती है रुको ज़रा, सब्र करो, इस यहूदी को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको और कुछ नहीं, बस 1 पाउंड फ्लैश ही मिलना चाहिए। ग्रेशेनो बहुत खुश होता है और पोर्शिया की तारीफ़ कर रहा होता है। पोर्शिया कहती है चलो ठीक है शाइलॉक, तुम 1 पाउंड फ्लैश निकालो और एक भी ड्रॉप ब्लड नहीं निकलना चाहिए। और हाँ शाइलॉक, इस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि तुम बस 1 पाउंड फ्लैश ही निकालोगे, तो सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश ही निकलना चाहिए, ना 1 ग्राम कम और ना ही 1 ग्राम ज़्यादा। और हाँ शाइलॉक, अगर तुमने एक बाल के वेट जितना भी ज़्यादा फ्लैश निकाला ना, तो तुम गए काम से। अब शाइलॉक पूरी तरह से फंस चुका है, उसके समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पोर्शिया कहती है चुप क्यों खड़े हो, निकालो अपना फ्लैश, निकालो, जाओ। शाइलॉक कहता है चलो छोड़ो, सब बात को ख़त्म करो। तुमने जो 3 गुना पैसे देने का ऑफ़र दिया था ना, मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ। मुझे कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना पैसा दे दो जितना मैंने तुम्हें दिया था। मुझे मेरे 3000 डुकेट्स ही दे दो। बसानियो कहता है ठीक है, ये लो तुम्हारा पैसा। पोर्शिया कहती है अरे रुको ज़रा, सब्र करो, शाइलॉक ने तो पैसे लेने से मना किया था ना, तो इसे लेने दो फ्लैश। शाइलॉक ये बातें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और कहता है कि क्या मैं अब अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी ना लूँ? कहना क्या चाहते हो आप? पोर्शिया कहती है कि अब तो तुम्हें सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शाइलॉक कहता है
मुझे और कोई सवाल नहीं करना और ना ही कुछ कहना। पोर्शिया कहती है, सुनो यहूदी, वेनिस का कानून कहता है कि अगर किसी ने वेनिस के सिटीजन की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जान लेने की कोशिश करी तो उसकी आधी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी और आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी जिसकी जान लेने की कोशिश की गई है। मतलब एंटोनियो को मारने के इल्ज़ाम में तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो सरकार जब्त कर ही लेगी और आधी प्रॉपर्टी का मालिक एंटोनियो बन जाएगा। ग्रसियानो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो शाइलॉक गया, इसकी आधी प्रॉपर्टी तो सरकार ले लेगी और बची आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को मिल जाएगी। तो अब तो इसके पास फांसी लगाने के लिए रस्सी खरीदने तक के पैसे नहीं है। ड्यूक कहता है, अब तुम्हारी लाइफ हमारे हाथों में है शाइलॉक, लेकिन हम लोग तुम्हारे तरह बेरहम नहीं हैं। देखो तुम में और हम में कितना फ़र्क है। मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, बस तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा फ़ाइन लगाऊँगा, लेकिन एंटोनियो के हिस्से में जो आधी प्रॉपर्टी है उसका फ़ैसला एंटोनियो करेगा। पोर्शिया कहती है, ठीक है, सरकार नहीं लेना चाहती प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, लेकिन एंटोनियो माफ़ नहीं करेगा। एंटोनियो तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर रहेगा। शाइलॉक कहता है कि एक काम करो, सब कुछ ले लो, और अगर सब कुछ ले रहे हो तो मेरी ज़िंदगी भी ले लो। मुझे माफ़ मत करो, मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा। पोर्शिया पूछती है एंटोनियो से कि क्या तुम इसके ऊपर कुछ मर्सी कर सकते हो। ग्रसियानो कहता है, नहीं नहीं एंटोनियो, खुदा के लिए कोई रहम मत करना। एंटोनियो बहुत अच्छा इंसान है और कहता है कि मुझे खुशी है कि सरकार शाइलॉक की प्रॉपर्टी स्वीकार नहीं की और जो आधा हिस्सा मेरे नाम पर है वो शाइलॉक अपनी बेटी जेसिका के नाम कर दे। जब तक शाइलॉक ज़िंदा है तब तक वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके पास में ही रहे, लेकिन शाइलॉक के मरने पर उसकी प्रॉपर्टी जेसिका को दे दी जाए। और मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि शाइलॉक अपने रिलीजन को छोड़ दे और क्रिश्चियन बन जाए। ड्यूक कहता है, ठीक है, शाइलॉक के ये बातें माननी पड़ेगी, और अगर शाइलॉक ये बातें नहीं मानता है तो मैं अपना फ़ैसला दोबारा बदल सकता हूँ। पोर्शिया कहती है, क्या बोलते हो शाइलॉक, मानते हो एंटोनियो की बात। शाइलॉक के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था और वो एंटोनियो की बात मान लेता है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं घर चलता हूँ कहकर वो अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ड्यूक कहता है, ठीक है, जाओ घर, लेकिन जो फैसला आज अदालत में हुआ है उस बॉन्ड पर साइन कर देना। ग्रसियानो कहता है, भले ही तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम बहुत बुरे इंसान हो, और अगर मैं जज होता, मतलब अगर मेरे पास इतनी पावर्स होती कि ये डिसाइड करने की कि तुम हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे, तो चाहे तुम क्रिश्चियनिटी को क्यों ना अपना लेते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हेल में ही भेजता। इसके बाद शाइलॉक चला जाता है वहाँ से। ड्यूक पोर्शिया से कहता है कि सर, आज रात आप हमारे साथ ही डिनर कर लेना, आपने तो पूरा केस ही बदल दिया, आप तो बहुत जीनियस हो। पोर्शिया कहती है कि मैं डिनर ज़रूर करती, लेकिन क्या करूं, मुझे पैजुआ निकलना होगा, मेरी मीटिंग है आज। ड्यूक कहता है कि मुझे अफसोस है कि आप हमारे साथ डिनर नहीं कर पाओगे। सुनो एंटोनियो, इनके तारीफ़ में कुछ शब्द कहो, इनका बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जान बचाई है इन्होंने। तो इसके बाद ड्यूक भी चला जाता है वहाँ से। बसानियो कहता है, सर आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने पूरे के पूरे केस को ही पलट दिया है। एंटोनियो कहता है कि हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पोर्शिया कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है, और जो लोग अपना काम अच्छे से करते हैं उन्हें सुकून की नींद नसीब होती है, और जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो तुम मुझे और अच्छे से जान जाओगे। चलो मैं चलती हूँ। बसानियो बोलता है, सर आपने हमारी इतनी मदद करी है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, फीस समझकर मत लो, हम आपको अपने याद के तौर पर एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। आप कोई भी 2 चीज़ मांग सकते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पोर्शिया कहती है, ठीक है,
आप इतना कहते हो तो मैं ले लेती हूँ। पोर्शिया कहती है एंटोनियो से कि आप मुझे अपना ग्लव्स दे दो, मैं आपके लिए इन ग्लव्स को पहनूंगी। और बेसानियो से कहती है कि तुम मुझे वो रिंग दे दो जो तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको याद है तो आप ये जानते होंगे कि वो रिंग पोर्शिया ने ही दी थी और कहा था कि चाहे जो हो जाए ये रिंग किसी को देना मत। तो अब पोर्शिया बेसानियो को टेस्ट कर रही है। बेसानियो ये बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और कहता है कि आप ये रिंग लेकर क्या करोगी? इतना बड़ा आपने काम किया है, उसके आगे तो ये रिंग बहुत छोटी सी चीज़ है। पोर्शिया कहती है कि मुझे इस रिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम नहीं देना चाहते तो बात अलग है। बेसानियो कहता है कि इस रिंग की तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इस रिंग पर बहुत कुछ डिपेंड है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये रिंग नहीं दे सकता। आप वेनिस शहर की सबसे महंगी रिंग मांगो, मैं आपको लेकर दूंगा, लेकिन ये रिंग नहीं दे सकता। पोर्शिया कहती है कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? अब मैंने आपसे कुछ मांगा है तो आप मना क्यों कर रहे हो? बेसानियो कहता है कि ये रिंग मुझे मेरी वाइफ ने दी है और उसने इस रिंग को मुझसे अलग करने के लिए मना किया है। पोर्शिया कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ दिल की अच्छी होगी तो जब उसे पता लगेगा कि तुमने ये रिंग किसको दी है तो वो बुरा नहीं मानेगी। जब उसे पता लगेगा कि मैंने एंटोनियो के जान को बचाया है तो फिर उसे बुरा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, अगर नहीं देना है रिंग तो मैं चलता हूँ, खुश रहो। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा वहाँ से चले जाते हैं। एंटोनियो कहता है, बेसानियो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है यार, तुम्हें ये रिंग दे देनी चाहिए थी, वो डिज़र्व करता है। बेसानियो ग्रशानियो से कहता है, जाओ ग्रशानियो, जल्दी से जाकर उसे ये रिंग दे दो। और फिर ग्रशानियो रिंग देने चला जाता है। बेसानियो और एंटोनियो बेलमोंट जाने की तैयारी करने लगते हैं और इसी के साथ एक्ट 4 सीन 1 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो को सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।